हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एफटी गुरुकुल में। तो आज हम लोग बिहार एएसआई रेडियो ऑपरेटर के लिए जो टॉप 500 प्रश्नों की श्रृंखला कर रहे हैं, इसका पार्ट 2 हम लोग देखेंगे। और इसमें हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें फिजिक्स के क्वेश्चन को ज़्यादा शामिल किया गया है क्योंकि फिजिक्स का वेटेज आप लोगों के लिए ज़्यादा है और ये आपके पीजीटी टीजीटी एग्जाम में भी फायदा करेगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, जेनर डायोड का मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में किस रूप में उपयोग किया जाता है। तो जेनर डायोड का जो उपयोग होता है, चार ऑप्शन देख रहे हैं, एम्पलीफायर, दृष्टिकारी, वोल्टेज रेगुलेटर, ऑसिलेटर। किसमें किया जाता है? तो वोल्टेज रेगुलेटर में जेनर डायोड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। इसके बारे में मैं डिटेल व्याख्या करते चलता हूं ताकि आपको एग्जाम में फायदा करेगा। तो जेनर डायोड को रिवर्स बायस में काम करने का डिजाइन के लिए किया जाता है। जब इसके आर पार जो वोल्टेज होता है जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज तक पहुंचता है तो यह वोल्टेज को स्थिर बनाए रखता है और इसलिए इसको वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में उपयोग करते हैं। तो जेनर से ध्यान रखेंगे जीरो फ्लक्चुएशन, यानी वोल्टेज को स्थिर रखने वाला। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, आयाम मॉड्यूलेशन जिसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एएम में मॉड्यूलेक्स इंडेक्स का मान हमेशा किसके बीच होना चाहिए? तो ये होना चाहिए हमेशा, जो एएम का वैल्यू होना चाहिए वो 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में आपको बता देते हैं कि जो ओवर मॉड्यूलेशन होता है, से बचने के लिए जहां सिग्नल विकृत हो जाता है तो मॉड्यूल सूचकांक म्यू का मान हमेशा 0 से 1 के बीच में, यानी कि 0% से 100% के बीच में होना चाहिए, यानी कि म्यू इक्वल टू एम अपॉन एच। एम इंडेक्स 1 से ज्यादा हुआ तो सिग्नल कट जाएगा। तो आप डिटेल व्याख्या देखते चलेंगे और 1 से 2 बार इस वीडियो को देखेंगे, आपको याद हो जाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 देख रहे हैं, रेडियो संचार में स्काई वेव प्रोपगेशन किस आवृत्ति के प्रयास के लिए उपयुक्त होता है? तो स्काई वेव प्रोपगेशन जो होता है वो आप ध्यान देंगे 30 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक, 3 से 30 मेगाहर्ट्ज तक इसकी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अब इसके बारे में मैं आपको डिटेल व्याख्या दे देता हूँ। देखिए, होता क्या है कि स्काई वेव प्रोपगेशन का उपयोग लंबी दूरी के संचार के लिए होता है। तो 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक रेडियो तरंगें आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। ठीक है, तो 30 मेगाहर्ट्ज से ऊपर की जो तरंगें होती है वो आयन मंडल को पार कर जाती हैं। तो इस वजह से 3 से लेकर 30 मेगाहर्ट्ज तक की वैल्यू सबसे परफेक्ट मानी जाती है। तो मेमोरी ट्रिक में आप याद रखेंगे, स्काई में 3 से 30 तक उड़ो, तो इससे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 54 नंबर देख रहे हैं, फ्लेमिंग का वाह मस्त नियम जिसको बोलते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किस उपकरण के सिद्धांत पे कार्य करता है? तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल, ये दो रूल आप जानते होंगे। इसके बारे में मैं आपको डिटेल बता देता हूं ताकि आज से आप कभी नहीं भूलेंगे। देखिए, विद्युत मोटर में सबसे पहले लेफ्ट हैंड ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी। और राइट हैंड बोलेगा तो राइट हैंड से हम लोग जनरेटर चालू करते हैं। तो राइट हैंड रूल जब भी आएगा तो आप ध्यान रखेंगे जनरेटर, और लेफ्ट हैंड जब भी आएगा तो विद्युत मोटर। ठीक है, अब मैं इसके बारे में थोड़ा बता देता हूं। देखिए, यहाँ पे मैंने एक ट्रिक के रूप में लिखा है, लेफ्ट यानी मोटर बाईं तरफ से चलाओ और राइट यानी जनरेटर राइट हैंड से चालू किया जाता है। तो इससे भी आप ट्रिक रख सकते हैं। ठीक है, और फ्लेमिंग का बाएं हाथ का जो नियम होता है वो चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल की जो दिशा होता है, मोशन को बताता है, जो विद्युत मोटर सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, और जनरेटर के लिए दायां हाथ नियम प्रयोग होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, प्रकाश का प्रकीर्णन स्कैटरिंग ऑफ लाइट का तरंगदैर्घ्य किस पर निर्भर करता है? ठीक है, तो देखिए जो तरंगदैर्घ्य होता है वो आप ध्यान दे होंगे 1/λ⁴, यह वैल्यू कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। तो चतुर्थ घात अब देख रहे होंगे ऑप्शन सी में है। तरंगदैर्घ्य की जो चौथी घात के अवैध कर्मानुपाती होता है। इसके बारे में आपको डिटेल व्याख्या करते चलता हूँ कि लॉर्ड रेले थे, तो इनके नियम के अनुसार इन्होंने बताया कि जो प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता होती है वो तरंगदैर्घ्य के चौथे घात के अवैध कर्मानुपाती होती है। यही कारण होता है कि जब कम तरंगदैर्घ्य वाला नीला आसमान में सबसे ज्यादा प्रकीर्णित होता है। स्कैटरिंग का खेल आप समझिएगा ट्रिक से, स्कैटरिंग इक्वल टू 1/λ⁴ पावर 4 का खेल है, इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम किस भौतिक राशि की अवधारणा को स्पष्ट करता है? तो ऊष्मागतिकी का जो शून्यवां नियम है आप ध्यान देंगे ऑप्शन डी, टेम्परेचर पर ये निर्धारित होता है। देखिए, शून्यवां नियम के बारे में आपको दो चीज बता देता हूँ। शून्यवां नियम जो है दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ अलग अलग जो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो जब आपस में तापीय संतुलन में होंगे तो यह तापमान में सटीक परिभाषा देता है। जैसे जीरो ला, आप इससे भी ध्यान रख सकते हैं, जीरो ला मतलब जीरो टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, तो इससे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, जब एक आइस स्केटर अपनी भुजाओं को सिकोड़ लेता है तो उसके घूमने की गति बढ़ जाती है, यह किस सिद्धांत पे आधारित होता है? तो देखिए, कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है आइस स्केटर। अब इसके बारे में भी आपको डिटेल व्याख्या दे देता हूं। जो कोणीय संवेग होता है इसकी फार्मूला आप जानते होंगे, L = I ओमेगा।
यहाँ पढ़े होंगे ओमेगा इक्वल टू एल अपॉन आई। इसके बारे में बता दूं कि जब स्केटर हाथ सिकोड़ता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई, वो कम हो जाता है, ठीक है। और जब आई कम होगा तो ओमेगा क्या होगा, बढ़ जाएगा, जैसा मैंने बताया कि ओमेगा इक्वल टू एल अपॉन आई। तो यहाँ से देखेंगे कि ओमेगा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आई है। जब हाथ सिकोड़ेगा तो क्या होगा, कोणीय वेग गति बढ़ जाएगी। तो सिकुड़ना मतलब कि एंगुलर मोमेंटम को संरक्षित होना, मतलब स्पीड को बढ़ जाना। तो जब भी हाथ सिकोड़ती है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे ही कम होगी ओमेगा बढ़ जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो क्या बनने बताया, कोणीय गति का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 है, आइंस्टाइन के प्रकाश वैद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के समीकरण जो होता है E बराबर एच न्यू माइनस फाई में फाई क्या दर्शाता है। तो फाई जो है वर्क फंक्शन को दर्शाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बारे में बता दूं कि जो समीकरण फाई या डब्ल्यू भी इसको बोलते हैं, धातु का कार्यफलन है जो धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए न्यूनतम ऊर्जा है, और इसे एच न्यू नोट को देहली ऊर्जा भी बोलते हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ट्रिक में हमें क्या ध्यान रखना है, फाई बराबर फंक्शन, इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग मुख्य रूप से किस भौतिक राशि को मापने के लिए किया जाता है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हमको अननोन रेजिस्टेंस को खोजना होता है। तो अननोन रेजिस्टेंस मतलब अज्ञात प्रतिरोध, इसके बारे में भी आपको मैं बताता चलता हूँ। व्हीट स्टोन ब्रिज जो होता है वो 4 प्रतिरोधों का एक परिपथ होता है, और इसका जब उपयोग करते हैं अननोन रेजिस्टेंस को ज्ञात करने के लिए, बहुत सटीक मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। संतुलन की स्थिति में आप एक फार्मूला याद रखिएगा, P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन एस, ठीक है, PS बराबर क्यू आर क्यू, ठीक है। अब व्हीट स्टोन पत्थर का प्रतिरोध मापना, इसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60 है, क्यूरी तापमान वह तापमान है जिस पर, क्यूरी तापमान जो है ये लौ चुंबकीय पदार्थ का अणुचुंबकीय पदार्थ पर बदल जाता है। इसके बारे में आपको बता दूं कि क्यूरी टेम्परेचर वह जो क्रिटिकल टेम्परेचर है जिस पर ऊपर लौ चुंबकीय, इसे को फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं। फेरोमैग्नेटिक मतलब जो अपनी चुंबकीय गुण को खो देता है और अणुचुंबकीय बन जाता है। तो क्यूरी मतलब चुंबक का पावर उड़ जाना, इससे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 है, भूस्थैतिक उपग्रह पृथ्वी की सतह से लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। तो जो भी सैटेलाइट हम लोग स्थापित करते हैं वो लगभग 36,000 किलोमीटर, एग्जैक्ट वैल्यू पूछेगा तो 35,786, इसी के ऑलमोस्ट पूछता है, तो आप ध्यान रखेंगे 36,000 किलोमीटर, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 है, एलईडी बनाने के लिए किस प्रकार के अर्धचालक सामग्री का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। तो आप जानते होंगे गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड, जिसको बोलते हैं गैस, ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अब इसके बारे में भी आपको मैं बताते चलता हूँ। देखिए, दिखने वाला प्रकाश जो विजिबल लाइट का उत्सर्जन करने वाले एलईडी बनाने के लिए जो गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड होता है, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं गैस्प, गैलियम ए से आर्सेनिक और पी से फास्फाइड, ठीक है, या फिर पूरा गैलियम फास्फाइड को जीएफई भी बोलते हैं। तो ये यौगिक अर्धचालकों का उपयोग किया जाता है। इसमें शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम केवल ऊष्मा पैदा करते हैं, प्रकाश पैदा नहीं करते। तो एलईडी में गा का जलवा यानी गैलियम का जलवा, इससे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, ग्रीष्म ऋतु में रेगिस्तान में जो मिराज दिखाई देने का मुख्य भौतिक कारण क्या है। मृग तृष्णा जिसको बोलते हैं। तो ये मिराज जो देखते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है, ऑप्शन आप ध्यान देंगे बी हो जाएगा, इसी कारण ऐसा होता है। अब देखे होंगे गर्मियों में रेत के पास की जो गर्म हवा होती है विरल होती है, और ऊपर की हवा जो होती है ठंडी होती है। ठंडी हवा जो क्या होती है, सघन होती है। तो जब प्रकाश विरल माध्यम से, जो आप देखते होंगे कि सघन माध्यम में जाता है तो आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है। तो इससे होता क्या है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, इससे पानी का भी भ्रम होता है। तो मिराज मतलब रेत में टोटल इल्यूजन, इससे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देख रहे हैं, केपलर के ग्रह का द्वितीय नियम जिसे क्षेत्रफल का नियम कहते हैं किस संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। तो केपलर आप ध्यान देंगे कोणीय संवेग संरक्षण, एंगुलर मोमेंटम जिसको बोलते हैं। केपलर ने 3 नियम दिए थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। केपलर का दूसरा नियम है कि ग्रह जो है सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल पार करती है, और यह कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल एक केंद्रीय बल है और इसका जो टॉर्क होता है वो शून्य होता है। तो एरिया जो होता है मतलब गोल गोल घूमना मतलब कोणीय संवेग, इससे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, प्रत्यावर्ती धारा एसी को दिष्ट धारा
कि ऊपर लंबी दूरी ट्रांसमिशन के लिए प्राथमिकता क्यों दी जाती है। तो देखिए, एसी में होती है क्या कि ऊर्जा की हानि कम होती है ट्रांसफार्मर के कारण, तो इस वजह से हम लोग ज़्यादा इसको प्राथमिकता देते हैं। ट्रांसफार्मर के उपयोग से इसकी हानि कम होती है। अब इसके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ कि एसी जो होता है ट्रांसफार्मर का उपयोग करके आसानी से हाई वोल्टेज को स्टेप अप कर देता है। जैसे कि हमें जितनी ज़रूरत होती है लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में, उच्च वोल्टेज में धारा कम होती है, जिससे लाइन में हीट लॉस जो होता है आई स्क्वायर आर टी बहुत कम होता है, और डीसी में ट्रांसफार्मर काम नहीं करता। तो जब एक ट्रिक से आप याद रखेंगे, एसी को ट्रांसफार्मर का वरदान प्राप्त है। आगे हम लोग देखते हैं 66 नंबर है, ध्वनि तरंगों का वह गुण जिसके कारण हम समान तीव्रता और समान तरत्व वाली दो ध्वनियों में अंतर कर पाते हैं, तो इसको बोलते हैं क्वालिटी टिम्बर, जिसको बोलते हैं गुणता। ठीक है, इसके बारे में आपको बता दूं कि ध्वनि की जो गुणता होती है वह विशेषता है जो हमें समान पिच यानी समान आवृत्ति और समान आयाम, जिसको लाउडनेस बोलते हैं, वाले विभिन्न वाद्य यंत्रों या आवाज़ों के बीच में जो हम लोग डिफरेंस होते हैं अंतर करने की अनुमति देती है, और यह ध्वनि तरंगों के आकार पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अब ट्रिक क्या है, गिटार या सितार पर अपनी अपनी क्वालिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 67 देख रहे हैं, प्लांक कांस्टेंट का बीमीय सूत्र निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि के समान होता है। तो ये तो एंगुलर मोमेंटम का होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। इसके बारे में बता दूं कि जो प्लांक कांस्टेंट होता है इसका मात्रक जूल सेकेंड होता है, और जो आप देखेंगे डायमेंशनल फार्मूला होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, और कोणीय संवेग का भी सेम होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, इसलिए दोनों समान है। और कोणीय संवेग का मात्रक पूछेगा तो के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो प्लैंक और कोणीय संवेग दोनों भाई भाई। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 है, जब एक साबुन के बुलबुले को ऋणात्मक आवेश यानी निगेटिव चार्ज दिया जाता है तो उसकी त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब बुलबुले को निगेटिव चार्ज देंगे तो त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी। तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, जब साबुन के बुलबुले को आवेश चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक हो दिया जाता है तो समान आवेशों के बीच जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन काम करता है, और इसके कारण बुलबुला क्या होता है, बाहर की तरफ फैलता है, बड़ा होने लगता है, और वही फट भी जाता है। तो आवेश देने से बुलबुले के अंदर तनाव बढ़ता है और वह फूलता है। बढ़ते हैं अब केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि 40 नंबर में आपका केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन पूछेगा। पाउली का अपवर्जन नियम क्या कहता है। तो पाउली ने बताया था कि किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए जो 4 क्वांटम संख्याओं के मान है वो समान नहीं हो सकते। इसको आप रट सकते हैं, क्योंकि देखिए इसके बारे में आपको बता दूं, कुछ तो डेफिनेशन है जिसको आपको रटना ही होगा। तो पाउली ने बताया कि एक ऑर्बिटल है, तो इसमें अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और उनका जो स्पिन होता है अपोजिट होना चाहिए। जैसे कि 4 क्वांटम संख्या एन एल एम एस कभी भी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए समान नहीं हो सकती। तो ट्रिक क्या है, पॉली एक्सक्लूजन में कोई दो इलेक्ट्रॉन समान नहीं हो सकते। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 70 देख रहे हैं, आवर्त सारणी में सबसे अधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। तो आप जानते होंगे ऊपर से नीचे जब हम लोग ग्रुप में आते हैं तो वैद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, घटती है, FCl BrI आप जानते होंगे। तो सबसे अधिक जो वैद्युत ऋणात्मकता होती है वो फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। तो इस ऑप्शन में फ्लोरीन आप देख रहे हैं ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 है, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच किस प्रकार का रासायनिक बंध पाया जाता है। इसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, ऑप्शन आप बी ध्यान रखेंगे। इसके बारे में भी आपको बता दूं कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो होती है वो साझेदारी से, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो इसके कारण ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, जिसको पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ये बनता है, और आयनिक बंध इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण से बनता है। तो H2O और ऑक्सीजन में साझेदारी होती है, तो साझेदारी मतलब कोवैलेंट बॉन्ड। तो साझेदारी से सहसंयोजक याद रखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन है, बफर विलयन की मुख्य विशेषता क्या है। तो अब 4 ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें होता क्या है, बफर विलयन के बारे में बता दूं कि इसमें थोड़ी मात्रा में अम्ल क्षार मिलाने पर इसका जो पीएच मान होता है लगभग अपरिवर्तित रहता है, तो इसी को बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। तो ऑप्शन बी में देख रहे हैं, इसमें थोड़ी मात्रा में अम्ल क्षार मिलाने पर भी पीएच मान में क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, मानव रक्त जिसे देख रहे हैं 7.4, या एक प्राकृतिक बफर विलयन का उत्कृष्ट उदाहरण है। बफर मतलब जो झटके पीएच बदलाव को रोक ले। तो ये मेमोरी ट्रिक भी आप याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण धातु का अयस्क है। तो बॉक्साइट आप जानते होंगे एल्युमिनियम का अयस्क है, काफ़ी चर्चित क्वेश्चन है, रिपीट भी कर चुका है। बॉक्साइट का फार्मूला आप ध्यान रखेंगे Al2O3 × 2H2O होता है, और इसे बायर प्रक्रिया द्वारा रिफाइन करके एल्यूमिना प्राप्त किया जाता है, जिसे एल्यूमिनियम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 है, पोर्टलैंड सीमेंट को जल्दी जमने से रोकने के लिए उसमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है। तो जिप्सम को मिलाया जाता है पोर्टलैंड सीमेंट को जल्दी जमने से रोकने के लिए।
सीमेंट के निर्माण में 2 से 3% जिप्सम, जिसका फार्मूला होता है CaSO4 × 2H2O, मिलाया जाता है ताकि सीमेंट जल्दी जम न सके और सांचे में ढालने के लिए इससे पर्याप्त समय मिल सके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 है, गैल्वेनिक सेल में एनोड पर कौन सी रासायनिक प्रक्रिया होती है? तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है, ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, चाहे गैल्वेनिक हो या फिर इलेक्ट्रोलाइट हो, उसमें एनोड व इलेक्ट्रोड है जहाँ पे ऑक्सीकरण होता है। तो ऑक्सीकरण होता है और कैथोड में हमेशा रिडक्शन होता है। तो इससे आप ट्रिक से माध्यम से ध्यान रखेंगे, AnOX, एनोड से ऑक्सीडेशन और एडॉक्स से रिडक्शन से कैथोड, मतलब रेड कैट और NOx भी ध्यान रख सकते हैं। रिडक्शन से कैथोड ध्यान रखेंगे और ऑक्सीडेशन से एनोड ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 है, ऐसे यौगिक जिनका अणु सूत्र समान होता है लेकिन उनकी संरचना और भौतिक रासायनिक गुण भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं? तो अणु सूत्र समान और संरचना सूत्र भिन्न, तो इसको बोलते हैं आइसोमर। ऑप्शन आप ध्यान देंगे सी में है, समवायु। अब समस्थानिक के बारे में मैंने बताया कि समस्थानिक में परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, 1s2 1s3 अब ध्यान दिए होंगे। इसको थोड़ा सा इसको बैक कर लेते हैं, 1h1 1h2 1h3, इसमें परमाणु क्रमांक समान होता है, इसको क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। पर अगर ये समान रहेगा, यानी परमाणु द्रव्यमान समान रहेगा, तो इसको क्या बोलते हैं? समभारिक बोलते हैं। और जब स्ट्रक्चर अलग रहेगा तो इसको क्या बोलते हैं? आइसोमर बोलते हैं। तो इसके बारे में बता दूं कि आइसोमर के बारे में भी बता दूं कि समान अणु सूत्र लेकिन भिन्न स्ट्रक्चर, जैसे ब्यूटेन का देखे होंगे, तो ब्यूटेन में C4H10 है। जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसमें दो समायोगी इसके बनेंगे, एक नॉर्मल ब्यूटेन का और एक आइसो ब्यूटेन का, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, तो आइसो से ध्यान रखेंगे, सेम पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 77 है, बॉयल का नियम गैसों के किस अवस्था में लागू होता है? तो बॉयल जो है वो नियत टेम्परेचर पे लागू होता है, ऑप्शन आप ध्यान देंगे सी में हो जाएगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। देखिए, बॉयल के नियम के अनुसार यदि टेम्परेचर स्थिर है तो किसी गैस में उसका जो दाब होता है वो वॉल्यूम का क्या होता है? वोल्ट क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो बॉयल उबालना टेम्परेचर का खेल, इससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ध्यान दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 78 है, नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जेल का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्देश्य से किया जाता है? तो ये मॉडरेटर के रूप में किया जाता है, आप पढ़े होंगे, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट कर चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 है, उष्माशोषी जो एंडोथर्मिक रिएक्शन की पहचान क्या है? उष्माशोषी मतलब उष्मा का अवशोषण, एब्जॉर्बनेस, तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, उष्मा अवशोषित होती है। अब देखिए, उष्माशोषी जिसको बोलते हैं, एंडोथर्मिक वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा ऊर्जा अवशोषित होती है, जैसे बर्फ का पिघलना, प्रकाश संश्लेषण, और उष्मा क्षेपी जिसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक, इसमें उष्मा बाहर निकलती है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक होता है, आइसोप्रीन ऑप्शन बी में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में टाँका लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला सोल्डर किन धातुओं से बना होता है? तो सोल्डर जो होता है वो लेड और टीन का मिश्रण होता है, ऑप्शन बी ध्यान देंगे, लेड और टीन। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 है, पेट की अम्लता को दूर करने के लिए इस्तेमाल होने वाले एंटासिड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो MgOH ट्वाइस है, ऑप्शन बी। आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 है, कपूर या आयोडीन को गर्म करने पर वह ठोस से सीधे गैस में बदल जाती है, तो इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं? तो ठोस से सीधे गैस में बदलना, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन, इसको ऊर्ध्वपातन बोलते हैं हिंदी में। आगे देख लेते हैं, जीव विज्ञान से कुछ क्वेश्चन है, सामान्य मानव कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 23 जोड़े, यानी टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। कठोर व्यायाम के दौरान मांसपेशियों में जो ऐंठन होती है वो किस अम्ल के जमा होने से होती है? तो लैक्टिक एसिड जब ज़्यादा जमा हो जाते हैं तो इससे क्रैम्प आ जाते हैं। ठीक है, जब हम भारी व्यायाम करते हैं तो मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो इससे होता क्या है कि एनॉर्बिक रेस्पिरेशन, जिसको अवायवीय श्वसन बोलते हैं, के कारण जो ग्लूकोज होकर टूटकर लैक्टिक एसिड बना लेते हैं, और इससे होता क्या है कि ऐंठन हो जाता है। तो लैक्टिक एसिड लटक जाना, इससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है? तो प्लेटलेट्स मतलब रक्त का थक्का जमाने में इसका मुख्य कार्य होता है, ऑप्शन सी ध्यान देंगे। 87 नंबर है, मानव नेत्र के रेटिना में मौजूद शंकु कोशिकाओं के लिए, शंकु कोशिकाएं किस कार्य के लिए जिम्मेदार हैं? तो शंकु कोशिकाएं इसको बोलते हैं कोन सेल, या रंगों की पहचान करती हैं। ठीक है, रेटिना में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक रॉड सेल और एक कोन सेल। तो कोन जो होती है वो तेज रोशनी और रंगों की पहचान के लिए होती है, और रॉड सेल जो होती है वो कम रोशनी में देखने में मदद करती है। तो सी से कोन और सी से कलर। नेक्स्ट 88 नंबर है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन जिसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन मुख्य रूप से किस भाग में होता है? तो ये होता है एस्टोमेटा में। रेस्पिरेशन जब भी बोलेगा तो एस्टोमेटा आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, 89 नंबर है, पीत रस का उत्पादन शरीर के किस अंग में होता है? तो उत्पादन तो लीवर में होता है, जमा जो होता है वो गाल ब्लैडर में होता है, ऑप्शन बी आप ध्यान रखें।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90। एड्स रोग किस वायरस के कारण होता है जो मानव की प्रतिरक्षा प्रणाली को नष्ट कर देता है? तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, HIV आप जानते होंगे, इसी की वजह से एड्स होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 है आपातकालीन हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन या लड़ा उड़ो हार्मोन किसे बोलते हैं? तो जो एड्रेनलिन हार्मोन है इसी को बोलते हैं लड़ा उड़ो हार्मोन, फ्लाइट और फाइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है जो सोचने, तर्क करने और याददाश्त और चेतना का केंद्र है? तो सोचने में, तर्क करने में, याददाश्त बढ़ाने में, चेतना में, सब कुछ में सेरिब्रम जो आगे वाली प्रमस्तिष्क होती है इसका 60% भाग, ये सारा चीज़ यहीं पर अधिकतर चीज़ है। अब सेरिब्रम में होता क्या है कि मस्तिष्क का लगभग 60 से 80% भाग है और इसी में सोचना है, बुद्धिमत्ता है, सोचने समझने की अच्छी कार्यों को नियंत्रण करना है, सारा कुछ यहीं होता है। 93 नंबर है पादप कोशिका, प्लांट सेल और जंतु कोशिका, एनिमल सेल में के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो पादप कोशिका में सेल वाल होती है, जंतु कोशिका में नहीं होती है, बस नॉर्मल अंतर है, इसमें ध्यान रखेंगे। सेल वाल मनुष्य में नहीं पाई जाती। 94 नंबर है मानव मादा प्रजनन तंत्र में निषेचन यानी शुक्राणु और अंडाणु का मिलन कहाँ पर होता है? तो फैलोपियन ट्यूब में होता है, यहीं पर निषेचन होता है, ऑप्शन सी ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 95 है मानव शरीर में अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य कौन कसान करता है? तो यकृत ही होता है जो अमोनिया को यूरिया में बदलता है, यकृत ऑप्शन बी में है ऊपर ही है। ठीक है, अब इसके बारे में बता दूं कि शरीर में प्रोटीन के टूटने से विषैला अमोनिया बनता है और यकृत इसे करता क्या है कि ऑर्निथिन जो चक्र होता है इसके माध्यम से कम विषैले यूरिया में बदल देता है, जिसके बाद किडनी करता क्या है कि मूत्र के रूप में इसको बाहर निकाल देता है। तो लीवर मतलब रसायन की फैक्ट्री, जहर को कम करता है, इसे कनेक्ट। कुछ पर्यावरण और करंट अफेयर्स देख लेते हैं क्योंकि 40 नंबर में आपका ये भी आएगा। तो इसरो के गगनयान मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका मुख्य लक्ष्य जो है 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 3 दिनों के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा यानी LEO में भेजना। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 है खाद्य श्रृंखला में उच्च पोषण स्तरों पर DDT जैसे विषैले रसायनों की सांद्रता बढ़ने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन, ऑप्शन ए हो जाएगा। 98 नंबर है भारत और अमेरिका का संयुक्त मिशन निसार मुख्य रूप से किस प्रकार का उपग्रह है? तो पृथ्वी के अवलोकन का रडार उपग्रह है, ऑप्शन बी। ये इसको नासा और इंडिया के इसरो ने मिलकर बनाया है। अब इसका कार्य भी जान लेते हैं। देखिए, यह जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियर पिघलने और भूकंप जैसी आपदाओं पर बारीकी से नजर रखेगा। क्वेश्चन नंबर 99 है नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में सामान्यतः यूरेनियम के किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम 235 का उपयोग रिएक्टर में किया जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बारे में बता दूं कि प्राकृतिक यूरेनियम में U-238 जो होता है अधिक होता है, 99.3% होता है, और विखंडन के लिए यूरेनियम 235 जो कि 0.7% का उपयोग होता है क्योंकि धीमे न्यूट्रॉनों को द्वारा आसानी से विखंडित हो जाते हैं, और रिएक्टरों के लिए U-235 सबसे बेस्ट माना जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौता क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस के उत्सर्जन को कम करने से है। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए औद्योगिक देशों की ग्रीन हाउस गैस जैसे कि CO2 के उत्सर्जन को कम करने के लिए बाध्य करती है, और ओजोन संरक्षण ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से है। तो कैसा लगा क्वेश्चन का कलेक्शन? अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, ऐसे ही ये श्रृंखला चलती रहेगी जब तक कि आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।